भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सोनाली जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार, यानी कि नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के कौन से विषय हैं उस बारे में जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल। आज वन महोत्सव सप्ताह आज से शुरू हो रहा है जी, और इसके साथ ही राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस भी आज हम मनाते हैं 1 जुलाई के दिन। जी, और साथ ही आज और भी अन्य दिवस हैं। आज सीए दिवस भी है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है आज, और आज है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी। और इसके अलावा और कौन सी बातें आप करने वाली हैं? और सौंदर्य साधना में हम आज मालिश का महत्व, इस बारे मालिश तो सभी को पसंद होती है। और इसके साथ ही वृद्धावस्था की पूर्व तैयारी क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पर भी कुछ बातें हम करने वाले हैं। ऐसा होता है ना नेहा कि जब हम छोटे होते हैं उस वक्त हम अपने युवावस्था की या जवानी की बहुत तैयारी करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले, इसलिए हम खूब बचपन से ही कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी मिलेगी तो हमारी जो है लाइफ बन जाएगी या सुधर जाएगी। पर आगे चल के हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। पर हमें वृद्धावस्था की भी क्या तैयारी करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए ताकि हमारी जो वृद्धावस्था है वो हमारी बहुत अच्छे से गुजरे, यानी हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, आर्थिक रूप से हम बहुत अच्छे रहे। इस तरह से आप क्या कोशिश करते हैं या किस तरह से कोशिश करना चाहिए, इस विषय पर भी हमारे श्रोतागण भी बताएंगे और हम भी बताएंगे इस विषय। बिल्कुल। लेकिन पहले देखिए, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाना ना पड़े वृद्धावस्था में, लेकिन समय समय पर जाएं भी, क्योंकि अगर समय समय पर आप जाते रहेंगे और अपनी देखभाल या अपनी जांच करवाते रहेंगे तो आपको बाद में लंबे समय के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात बहुत अच्छी कही। यानी बीच बीच में से अपने नियमित जांच करवाते रहे, ताकि अगर थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर्स हमें बता देंगे कि भाई तुम ये खाओ या इस तरह से कुछ ऐसा कुछ करो कि जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। तो आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। तो एक अच्छा गीत भी सुन लेने से बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मन प्रसन्न हो गया है, तो बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। बहुत, जो संगीत में जो शक्ति है ना नेहा, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। कभी भी हमें मानसिक रूप से भी अगर हम परेशान हो और इस तरह से कोई ऐसे मंद मंद से एकदम से खूबसूरत से मधुर गीत अगर हम सुन ले तो एकदम मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। बिल्कुल। उस वक्त दुखी संगीत ना सुने फिर मन भी उस तरफ पर ज़्यादा चला जाता है, फिर और ही हम उस तरह से सोचने लगते हैं कि वो गाना भी सैड है और फिर हम और ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन हम ये नेगेटिव ना सोचे, सकारात्मक रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है डॉक्टर्स का, जो बिना रात दिन की फिक्र किए या बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसे पेशे से वो जुड़े हैं जिसमें लोगों की सेवाएं वो करते हैं बहुत ज़्यादा। जी, हमारी एक सखी लिखती हैं, डॉक्टरों को इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो मरीजों का इलाज करके उन्हें नया जीवन दान देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा में दिन रात डटे रहते हैं और उन्हें इलाज के द्वारा स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के प्रति उनका आभार और सम्मान जाहिर करने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये बात हमारे जैसे साथी ने कहा है, तो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए सभी डॉक्टर्स के योगदान को सम्मानित करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1991 से। और ये दिन प्रसिद्ध चिकित्सक और शिक्षाविद बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। और इस दिन उनका जन्मदिन होता है, इसलिए इस दिन को चुना गया है। जी, और डॉक्टर विधान चंद्र राय को वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर विधान चंद्र राय प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ ही सम्मानित डॉक्टर भी थे। आज का दिन हमें चिकित्सकों के प्रति उनके अहम योगदान के लिए आभार व्यक्त करने का दिवस है। और इस वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की भी थीम है, और वो थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। और डॉक्टर अपने जीवन काल में लाखों लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और उनके इस कार्य की हम सराहना तो करते ही हैं, साथ ही डॉक्टर्स दिवस के मौके पर
उन्हें शुभकामनाएं भी भेज देते हैं। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, डॉक्टर देश के सैनिक हैं जो सीमाओं पर नहीं लड़ते बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने और जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। मानव स्वास्थ्य के प्रति उनका योगदान उम्मीदों से परे है। और ये इन्होंने, जैसे हमने अभी बताया वैसे ही उन्होंने भी पूरा इतिहास लिखकर भेजा है कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में आज का दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। और एक कविता भी आई है, हम कविता के बारे में देखें अगर, बहुत अच्छी कविता। हाँ बोलो। हाँ, डॉक्टर दिवस का आया पर्व महान, सेवा और समर्पण का यही है प्रमाण, रोगियों की पीड़ा हरते दिन रात, मानवता के मसीहा देते जीवन का साथ, सफेद कोट में लिपटे निष्ठा का प्रतीक, संजीवनी से भरते जीवन की हर चीख, संकट की घड़ी में बनते ढाल, दर्द की राह में बनते प्रेम की चाल, अस्पताल के गलियारों में गूंजे उनकी आवाज, हर दिल में बसी है उनकी सेवा की परवाज, रातों को जागते नींद को त्याग, दुनिया को दिखाते जीवन का राग। कोरोना की जंग हो या कोई और बला, डॉक्टर ही बनते जीवन की ढाल, हर मुस्कान में बसते हर आंसू में छिपे, उनकी महानता के किस्से हर लिखते हैं लाखों दिल। आज के दिन हम करें उनको सलाम, डॉक्टर्स के बिना अधूरा हर काम, उनकी सेवा और त्याग का करें गुणगान, डॉक्टर दिवस पर यही है सच्चा सम्मान। क्या बात है, क्या बात अच्छी बात हमारे साथी ने लिख भेजी, हमारी रचना नहीं है। सचमुच बहुत अच्छी बात लिख कर, इन्हें एक एक शब्द उसका खरा है। और वो कविता जब आप पढ़ रही थी तो मेरे आंखों के आगे सारे डॉक्टर्स आ गए जो हमारे लिए बहुत सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। तो हम सारे डॉक्टर्स को याद करते हैं और हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं, डॉक्टर्स के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही हमारी बुआ जी को भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल, बुआ जी भी डॉक्टर की तरह ही हमारे लिए काम करती हैं, जो कि आती हैं तो हम हंसी हमारे मन में बस जाती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि हंसी के फुहारे छूट जी कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर हमारे साथ हो तो उनके साथ रहकर हम जो भी अपनी कुछ गड़बड़, कुछ गलतियां अगर हो रही हों तो वो किसी तरह से संभलती जाती हैं और ऐसा लगता है कि जीवन बड़ी आसानी से बीत सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि चलो हाँ बुआ जी है तो क्या बात है, वो संभाल ही लेगी। बुआ जी भी हमारी स्वस्थ रहे, बस यही कामना करते हैं हम। और डॉक्टर्स दिवस के बारे में हमारे बहुत से साथी बहुत सी बातें लिख के भेज रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने ये लिखा है कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी जानकारी जो हमने दी वही हमारे साथियों ने भी हमारे प्रति हम तक भेजी है। और साथ ही लिखा है कि माता पिता के बाद अगर कोई अच्छे से देखभाल करता है तो वो डॉक्टर ही है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे की उन्होंने सभी ने शुभकामनाएं दी हैं। सोनाली जी, हमारे साथी कह रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद प्यारी बुआ जी की कमी ज़रूर सखी सहेली में खलेगी, फिर वो श्रोता हों या सह उद्घोषिका बहनें। तो बिल्कुल आपकी तरह की भावनाएं हमारे साथ भी हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल अब आप जिनके साथ रहते हैं तो उन्हें तो याद आप करते ही हैं। वैसे आज याद करने का दिन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जी, क्योंकि उनके रहते हमारे सारे हिसाब किताब बराबर रहते हैं, बहुत ठीक रहते हैं। और आज राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भी है। और CA इस कोर्स का आयोजन ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसी संस्थान द्वारा CA को लाइसेंस भी प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, ICAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को और तभी से 1 जुलाई को राष्ट्रीय CA दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। और देश की वित्तीय व्यवस्था और आर्थिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन हमारे हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी वजह से हमारा हिसाब किताब सब बराबर रहता है और जो कर का निर्धारण करना है, ये सारी चीज़ें भी हम सही तरह से कर पाते हैं। वित्तीय जो योगदान हम देश के लिए दे सकते हैं वो दे पाते हैं। हम बिल्कुल एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे CA हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आज राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी है और 1 जुलाई को डाक कर्मचारियों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है और डाक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के प्रति सम्मान जताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल, और सारे डाक कर्मचारी जो हैं जो हमारी चिट्ठियां हम तक पहुंचाते हैं या जो पोस्ट ऑफिस में बैठकर बहुत से महत्वपूर्ण जो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं और बहुत सारे जो खाता बही देखते हैं वहाँ भी खाते बनते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, बच्चों के लिए बच्चियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो सारी योजनाएं
बहुत ही शांति से समझाते हैं जी। और वो घर घर आकर भी समझाते हैं। कई बार जो पोस्टमैन होते हैं वो घर आकर भी समझाते हैं। तो ये सभी हमें आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए हम इन्हें भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। नेहा, अभी हम लोग खत नहीं लिखते हैं, पर खत वाले जो गाने हैं ना, कितनी भी बार सुनो तो उतनी ही ताजगी के साथ नए नए लगते हैं, बहुत खूबसूरत और मधुर लगते हैं ना। बिल्कुल सोनाली जी, और आज तो हमने इतनी बातें की खत की इससे कुछ देर पहले वाले प्रोग्राम में, तो हमने तो ये सोचा कि अब खत लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखते, लिख सकते हैं हम, तो बिल्कुल लिखना चाहिए। हो गए हैं सब। तो एक तरह से जो संदेशे लिखते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, वो भी एक तरह से खत ही होते हैं, बस बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लिखते हैं ना। और डिजिटल हो गए हम लोग अभी, है ना? जैसे हमारे सभी साथियों की जो कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, वो भी एक तरह से खत के माध्यम से पहले पहुंचा करते थे, अब तुरंत पहुंच रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से संदेश होता था, बस वो शुरुआत में जैसे संबोधन भी अभी भी लिखते हैं, उनके नाम हमें पता चल जाते हैं। तो और ये बहुत क्विक है कि ऐसा लिखा और कुछ सेकंड में सामने पहुंच गया। खत में पहले हम लोग उसे लिफाफे में बंद करते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाके डब्बे में डालते थे, उसके बाद इंतज़ार होता था, फिर जब खत मिलता था तो उस खत की खुशबू, यानी वो अलग ही एहसास था। इसमें भी कुछ फ़ायदे हैं, उसमें भी कुछ फ़ायदे हैं, बस हमें हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए, है ना। बिल्कुल, जिस तरह से खुशबू की अगर आप बात करें तो जैसे हम वन में चले जाते हैं तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, बहुत अच्छी, और ऐसा लगता है कि अब हम लोग कई बार महानगरों में रहने वाले खास तौर पर जब तस्वीरें लेते हैं तो आसमान में सोचते हैं कि आज एक तारा, कोई सितारा हमें नजर आ रहा है, तो हम फट से उसकी फोटो खींचते हैं। लेकिन अगर ऐसे वनों के बीच में आप जाते हैं तो आसमान इतना साफ लगता है कि आपको किसी तरह के किसी फिल्टर की जरूरत नहीं होती है, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अपने आप आती हैं। यानी वहाँ की इतनी सुंदरता इतनी अधिक होती है कि अगर हम सादगी भरे कपड़ों में कैसे भी खड़े रहे तो भी हमारी फोटो भी बहुत अच्छी आ जाती है ना, क्योंकि वहाँ की वायु भी साफ होती है, इस वजह से सारी चीजें बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी नजर आती है। क्योंकि अभी यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1950 में, जब डॉक्टर KM मुंशी कृषि और खाद्य प्रभारी थे, और उन्होंने वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा था उन्होंने। और इस उत्सव के दौरान देश भर के लोग पौधारोपण करते हैं, और इसके साथ ये जो काम होता है पौधारोपण का काम, इसके जरिए वो एक साथ जुटकर काम करते हैं। और ये न एक उत्सव है बल्कि राष्ट्रव्यापी त्योहार है। वनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, ये सभी हम भलीभांति जानते हैं। और वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और ना जाने कितने अनगिनत वनों के फायदे हैं, और पौधारोपण और उसका संरक्षण ही पर्यावरण संकट से हमें बचा सकता है। बिल्कुल, और खासतौर से जब बारिश का मौसम है तो बीज बहुत जल्दी उर्वरित हो जाते हैं, तो इसीलिए जुलाई का जो पहला सप्ताह है वो वन महोत्सव सप्ताह के लिए चुना गया, क्योंकि जो भी बीज डाले जाएंगे या पौधारोपण किया जाएगा वो बारिश में बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल हो जाएगी, और वो लहलहाता हुआ बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा। और कोई भी अगर इस त्योहार, उत्सव या राष्ट्रीय त्योहार का हिस्सा बनता है तो हम भी बन सकते हैं और एक सामूहिक पौधारोपण कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ये धरती है उसको हम हरा भरा रखने में कुछ अपनी तरफ से एक योगदान दे सकें। पर नेहा, हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि सिर्फ हमने ऐसा पौधारोपण कर दिया या बीज बो दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक वो पौधा अच्छी तरह से फल फूल ना जाए, थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, तब तक हमें उसका ध्यान रखना होगा कि हमें उसके अगल बगल में एक लोहे का पिंजरा लगा देना चाहिए, जाली लगा देना चाहिए, ताकि कोई पक्षी पशु उसे नुकसान ना पहुंचाए, है ना। और हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें लिखी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि वन महोत्सव, ये उत्सव कागजों पर नहीं वन में ही मनाया जाता है। जगह जगह में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ के गांव के लोग आसपास के लोगों को बुलाकर पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी उपयोगिता बताई जाती है। वहाँ उन्हें पेड़ पौधे बांटे भी जाते हैं और खाने पीने का भी प्रोग्राम चलता है, वहाँ के लोग सब मिलकर बनाते हैं साथ में। मैं अपने पति की कार्यकाल में वन महोत्सव में भाग ले चुकी हूँ, और महोत्सव के बाद वन भोज होता था। कोई पूरी पकवान नहीं, जो वहाँ के वासी खाते हैं, मकई का दलिया, मड़ुए या चावल की रोटी, खिचड़ी, लिट्टी, चावल, दाल, वहाँ की कोई मौसमी सब्जी, गुल्लर, कटहल, खेकसी, कुंदरू, अरुई, कंदा, कर्मी के साग, ये सब बनाए जाते हैं और बहुत आनंद आता था।
और सोनाली जी, हमारे साथियों ने, जैसे हम कह रहे थे ना कि आपने जैसे बताया कि भाई सिर्फ वृक्ष लगा देने से कुछ नहीं होगा, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज मैंने भी अपने विद्यालय में 5 आम के और 2 जामुन के पौधे लगाए हैं और उनके बड़े होने तक देखभाल की जिम्मेदारी ली है। क्या बात है। तो कुछ इसी तरह से जिम्मेदारी के साथ अगर ये काम करें तो पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे। और हमारे एक पर्यावरण के विषय में अगर बात करें तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वनों को विनाश से बचाने एवं वृक्षारोपण योजना को वन महोत्सव का नाम देकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर भू आवरण को वनों से आच्छादित करना एक अच्छा नया प्रयास है। यद्यपि ये कार्य एवं नाम दोनों ही नए नहीं हैं, हमारे पवित्र वेदों में भी इसका उल्लेख है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश में भी इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा था नेहा कि वनों के इतने फायदे हैं, इतने उपयोग हैं कि हमारी है ना वनों के बिना या इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। अब देखिए ना कि कितने सौंदर्य उत्पादन जो है, ये जो है वो क्रीम हो या तेल हो या बहुत सारी जो उपयोग की जो हमारी वस्तुएं सौंदर्य प्रसाधन में भी वनों से ही हमें मिलती है। बिल्कुल। अब जैसे क्यों ना फिर वो मालिश के जो तेल हो अलग अलग, वो भी तो हमें, जैसे फिर नारियल का पेड़ है तो उससे नारियल से जो तेल मिलता है उससे हम मालिश करते हैं। अन्य प्रकार के कितने सारे जो तेल हैं, हाँ, अलग अलग तरह के तेल मिलते हैं। नारियल के तेल है, सरसों का तेल है, सब तिलहन, सारी चीजें वहीं से हमें मिलती हैं। और खुशबूदार जो अलग अलग तेल वगैरह आते हैं जी, तो वो सब भी हमें पेड़ पौधों से, अरोमा ऑयल, हाँ, और जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और इवन यानी उससे जो है स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी दूर हो रही है अरोमा ऑयल से। तो ये सचमुच, और नियमित मालिश तो चिरंतन स्वास्थ्य और संपूर्ण सौंदर्य और अनुपम मानसिक बल की प्राप्ति होती है मालिश से। और मालिश से रक्त संचालन में वृद्धि होती है, साथ ही हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। बिल्कुल। और मालिश करने के अनेक फायदे होते हैं, जैसे कि अगर चेहरे की मालिश करते हैं तो सौंदर्य में वृद्धि होती है, त्वचा की जो झुर्रियां होती हैं, सिकुड़न जो होती है वो दूर हो जाती है, और त्वचा हमारी एकदम तेजस्वी और कांति युक्त बन जाती है, लाल चमकने लगती है एकदम। वैसे मैं बता दूं नेहा कि मालिश शब्द की उत्पत्ति मसाज शब्द से हुई थी, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दाब देना, यानी प्रेशर देना, हल्के हाथों से प्रेशर देना। वेद काल से ही आर्य इस कला में निपुण थे और आयुर्वेद में मालिश यानी तैलाभ्यंगम का विशेष महत्व है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में लकवा या ज्ञान तंतु के रोगों में शास्त्रीय तेलों द्वारा मालिश क्रिया का समावेश किया जाता है। मालिश करने के बाद अगर सूर्य की कोमल किरणें शरीर पर पड़ें तो मालिश ज्यादा असरदार साबित होती है। तो इसलिए मालिश करवाकर धूप में लेटने की जो एक कह सकते हैं कि एक प्रथा ही है जो हमारे बुजुर्गों को हमने देखा करते हुए। हाँ, इससे विटामिन डी भी मिलता है और हमारी जो त्वचा है बहुत जल्दी उसे सूख लेती है। पर यह भी बात उतनी ही जरूरी है नेहा कि मालिश कब की जानी चाहिए। तो मालिश कब करना है उस समय का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करने से 2-3 घंटे बाद ही मालिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने नाश्ता किया ढेर सारा एकदम से पेट भर के और फिर मालिश करने बैठ गए तो वो फिर हमें तकलीफ हो सकती है। तो ये एक व्यवस्थित विज्ञान है, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, एक विकसित चिकित्सा पद्धति है मालिश, हम कह सकते हैं। संपूर्ण शरीर की मालिश जब हम करते हैं तब पैरों की उंगलियों से मालिश करना शुरू करते हैं, और इससे शुरू करना भी चाहिए पैरों की उंगलियों से, और पैरों की ओर से फिर आगे बढ़ते हुए हमें धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। पेट की मालिश अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक हल्के हल्के हाथों से ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेट है उसके अंदर हमारे आंतरिक जो अंग होते हैं तो नाजुक होते हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत जोर जोर से करें, फिर वो शिशु क्यों ना हो और बड़े क्यों ना हो, बिल्कुल हल्के हाथों से करना चाहिए। और वैसे एक और बात है ना नेहा कि किस तेल से हमें मसाज या मॉलिश करना चाहिए, ये भी बहुत निर्भर करता है कि आपको कौन सा तेल सूट होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि चलो नेहा को जो तेल सूट हो गया वो मुझे भी होगा, ऐसे नहीं। तो हर किसी को जो तेल सूट हो उसी तेल से मॉलिश करना चाहिए। और साथ ही शीतकाल में ऐसे कहते हैं कि सरसों का तेल, क्योंकि उसकी गर्म तासीर होती है, तो सरसों के तेल से करते हैं। गर्मियों में नारियल का तेल और वर्षा ऋतु में तिल के तेल से मालिश करना लाभप्रद माना जाता है। बिल्कुल। और मालिश करने के 2 घंटे के बाद आप बेसन का या कोई भी उपटन लगाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी
जो शरीर को जो तेल चाहिए वो ले चुका होता है, तो ऊपर जो तेल लगे हुए वो निकल जाता है। और किसी भी तरह से जो त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी है या त्वचा का रोग है तो आपको डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए कि आप मालिश वगैरह कर सकते हैं या नहीं, और उसी हिसाब से आपको आगे काम करना चाहिए। और मालिश करने के बाद कसरत या व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल के साथ जब अगर पसीना मिल जाएगा तो त्वचा में खुजली हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तब भी चिकित्सक की परामर्श लेकर ही मालिश करे, नहीं तो उन्हें तकलीफ हो सकती है। और आजकल तो बहुत से लोग तेल की बजाय पाउडर से भी मालिश करवाते हैं और हाथों की बजाय उपकरणों की सहायता से मालिश की जाती है। तो अलग अलग चीज़ें निकलती जा रही हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, मालिश किस तरह से करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। मालिश जब कोई करता है अपनी माँ के हाथ से, जब हम बालों में मालिश करते हैं तो वो अलग ही जो है ना उसका आनंद दुगना हो जाता है, और हमारे रिश्तों में भी जो है हमारे बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है उस रिश्ते की। तो ये जो है मालिश जो है एक संबंध सुधारने का भी काम करता है ना। हाँ, तो अब किसी से आपसे कोई नाराज हो तो जाके उसकी मालिश कीजिए। बस ये पूछ लीजिए कि उसके सिर में दर्द है या नहीं। हो सकता है उन्हें बाल धोए और उनको तेल ना लगवाना हो, आपने मालिश कर दी। नहीं तो मैं ऐसे एकदम से बॉटल लेके नहीं खड़ी जाऊंगी कि मैं तेल पूछ लूंगी ना पहले कि भाई तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्यों, मैं तो बहुत खुश दिख रही हूँ, तुम्हें कैसे लगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। से मालिश से पूरा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, हाथ पैर या बदन के दर्द में आराम रहता है, त्वचा भी स्वस्थ रहती है। मालिश हर उम्र में लाभदायक होती है। बच्चे को पैदा होते ही मालिश की जाती है, 3-4 महीने में बच्चे का बदन भर जाता है। ये हमारी एक सखी ने लिख कर भेजी है बात। और साथ ही ये भी लिखती है कि नियमित रूप से मालिश करवाते रहने से कार्टिसोल के लेवल में कमी आती है, जिससे मूड अच्छा रहता है और बॉडी के साथ माइंड रिलैक्स होता है। मालिश एक तरह से थेरेपी का काम करती है, जो ना सिर्फ मानसिक तनाव दूर करती है बल्कि जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। मालिश से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरह से हो पाता है। और हमारी सहेली कह रही है कि मालिश से शरीर में बहुत फर्क पड़ता है। जन्म के साथ ही उन्होंने भी कह रही है कि मालिश शुरू हो जाती है, जच्चा बच्चा की मालिश। जीवन के आखिरी समय तक ये मालिश बहुत फायदा करती है। हमारे घर में अभी सबसे छोटा बच्चा 9 माह का है और सासू माँ 88 साल की, दोनों की ही मसाज चल रही है। मसाज करने से शरीर के दर्द कम होते हैं, रक्त संचार बढ़ता है। मालिश करने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग तरह के तेल भी बनाए जाते हैं। सर्दियों के लिए सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके मालिश करने से दर्द कम होता है। तिल का तेल चेहरे के लिए फायदेमंद है, साथ ही दर्द में भी ये राहत देता है, ऐसा इनका कहना है। हमारी एक साथी ये भी लिखती हैं कि मालिश चिकित्सा का उपयोग स्वास्थ्य की स्थिति को प्रबंधित करने या तंदुरुस्ती को बढ़ाने में मदद के लिए किया जाता है। इसमें शरीर के कोमल ऊतकों में हेर फेर करना शामिल है। मालिश का अभ्यास अधिकांश संस्कृतियों में किया जाता रहा है, पूर्वी और पश्चिम दोनों पूरे मानव इतिहास में, और यह उन शुरुआती औजारों में से एक था जिसका इस्तेमाल लोग दर्द से राहत पाने के लिए करते थे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बॉडी मसाज में पेट की मालिश भी शामिल होती है। तो पेट की मालिश होने से नाभि की एक्टिविटी बढ़ती है। पेट के निचले भाग की मालिश से पीरियड पेन में राहत मिलती है। मालिश से बड़ी आंत, लीवर, पैंक्रियाज सभी बॉडी पार्ट्स अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं, जिससे आंतों में गैस्ट्रिक जूस पर्याप्त मात्रा में निकलता है और लीवर का फंक्शन दुरुस्त रहता है। और रिसर्च के मुताबिक रेगुलर बॉडी मसाज से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे शरीर कई सारी बीमारियों का सामना बिना दवाई के ही कर पाता है। और शरीर में तकरीबन 30 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो पैरों और हाथों से पूरे शरीर के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा 7 रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं जो गर्दन, सिर, पैंक्रियाज, किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ताल्लुक रखते हैं। मालिश के बाद बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिमाग को शांत और डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करते हैं। फिर भी हम यही कहेंगे कि मालिश अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ही करवाएं जी, क्योंकि अगर पेट आदि की मालिश हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि किसी जानकार व्यक्ति के हाथों ही ये काम हो। और एक हमारी सखी ये लिखती है कि सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डालकर उसे जच्चा और बच्चा की सर्दियों में मालिश की जाती है, और गर्मियों के दिनों में नारियल के तेल में कपूर डालकर मालिश की जाती है। कपूर से त्वचा में खारिश नहीं होती है। और एक हमारी सखी ये भी लिखती है कि मालिश दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करती है। मांसपेशियों को ढीला करके रक्त संचार को बेहतर बनाकर मालिश दर्द और तनाव को भी कम करती है। यानी हमारी बहुत सारी सखियों ने इस पर बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं, और अभी तो बारिश का मौसम है,
फिर सर्दियाँ जब शुरू होगी तो तब तो बिल्कुल घर घर में सरसों की तेल की बोतल लेकर लोग धूप में बैठ जाते हैं और बहुत उनसे त्वचा जो हमारी कांतिमय हो जाती है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि महंगा मालिश चिकित्सा महंगी हो सकती है, खासकर यदि आप नियमित मालिश करवाना चाहते हैं तो। और मालिश चिकित्सा सत्र में काफी समय लग सकता है, जो व्यस्त कार्यक्रम में फिट होने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। मालिश शरीर में 4 प्रकार का काम करती है: निर्माण, विनाश, उत्तेजना और आराम। यानी पोषण से नए तंतुओं का निर्माण होता है, अतिरिक्त चर्बी और हानिकारक पदार्थों का विनाश होता है, और उत्तेजना यानी रक्त प्रसरण में भी सुधार होता है और पेशियों को आराम मिलता है। वैसे जो वृद्धावस्था होती है उसमें जो है ना मालिश है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त यानी शरीर थोड़ा सा थका हुआ होता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो बिल्कुल अनुभवी व्यक्तियों की, जैसे तुमने कहा था कि जोर जोर से ना करे, और जब दर्द हो ना उस वक्त बिल्कुल भी मालिश नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि पूछ के ही करना चाहिए। जैसे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो लिया और रगड़ रगड़ के अगर मालिश किया तो और भी वो परिस्थिति बिगड़ सकती है। वैसे वृद्धावस्था जो है जीवन की 4 अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस उम्र में हर किसी को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, फिर वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक तकलीफें हो या फिर हो आर्थिक मदद। तो सोनाली इस विषय में पूरी बातें कर ले यार। तो समझे कि नहीं समझे सोनाली जी? क्या समझे? कि वृद्धावस्था की पूर्व तैयारी करनी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई, समझने की बहुत ज़रूरत है। और उम्र का ये दौर ऐसा होता है ना नेहा, जब वृद्ध खुद को अकेला महसूस करते हैं और इस वक्त उन्हें भावनात्मक सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। युवावस्था का वो रुतबा, वो पद प्रतिष्ठा ना होने के कारण उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, और ऐसे में वे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। हाँ, पर हमारी वृद्धावस्था भी अन्य अवस्थाओं की तरह आराम से गुजरे, इसलिए हम इसकी पूर्व तैयारी कर सकते हैं, और इसकी तैयारी हमें युवावस्था से ही शुरू कर देनी चाहिए। साथ में बुजुर्गों के गरिमा भरे जीवन के लिए कानून में भी कई तरह के प्रावधान हैं, उनकी जानकारी भी हमें इकट्ठा करनी चाहिए, ताकि हम जो अपनी वृद्धावस्था है वो सम्मान के साथ जी सकें। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें कि अन्याय सहन ना करे या अत्याचार सहन ना करे, और युवावस्था से ही अपने भविष्य के लिए बचत करे, मेडिक्लेम या अन्य बचत पॉलिसीज ले। सबसे ज़रूरी अपने जो है ज़मीन जायदाद जब तक आप जीवित हैं अपने ही नाम पर रहने दें। बिल्कुल, लेकिन रिटायरमेंट होने के पहले ही आप अपनी वसीयत बनवा के रख सकते हैं पहले से ही, और युवावस्था से ही और एक काम कर सकते हैं कि अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं, यानी कि शरीर पर पूरी तरह से ध्यान दें, व्यायाम करें, ध्यान करें, आहार विहार करें ठीक तरह से, ताकि वृद्धावस्था में आप स्वस्थ जीवन जी सके, किसी के भरोसे पर आपको न रहना पड़े। ऐसा होता है ना नेहा कि जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती है हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में ऐसा कह रहे मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या होना है, ये जो भावना हमारे मन में होती है, पर किसके ऊपर कौन सा वक्त आएगा ये कह नहीं सकते हैं। और ये तो उम्र है, बढ़ती उम्र के साथ ये नेचुरल है बहुत कि हमारा शरीर दुर्बल होना निश्चित है, हम कमज़ोर होंगे, जो है हमारी शक्ति कम होगी, और सबसे ज़रूरी है मानसिक रूप से भी हम कमज़ोर हो जाते। तो मन को मजबूत बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना ठीक नहीं, यानी अपने जो है मित्रों से हमेशा मधुर संबंध हमें बनाकर रखना है, और ये युवावस्था से ही तैयारी करना है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला बहुत खुश हूँ। पर ऐसा नहीं है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें अकेलापन महसूस होता है, तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना है। किसी ने अगर भला बुरा कह भी दिया है तो भूलने की कोशिश करें, ठीक है, फिर उसे भी अगर सामने वाले को भी पश्चाताप हो जाएगा भी कि अरे नहीं मैंने गलत किया, और बस मधुर संबंध अगर बनाए रखेंगे तो कभी किसकी कब जरूरत पड़ जाए हम कह नहीं सकते। बिल्कुल, और साथ ही क्षमाशील हमें बनना चाहिए, लोगों को माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्रोध आता है तो हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, तो वो सारी चीजें कई बार हमारे विरोध में आ जाती हैं। इसी तरह से हमें स्वावलंबी बनने की भी जरूरत है। जहाँ जरूरत हो वहाँ हमें मदद लेना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं, हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं लोगों को, और जीवन के जो हर पल हैं वो आनंद के साथ बिता सकते हैं। साथ ही सीखने की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई भी नई चीजें हम सीख सकते। ऐसे लगता है ना कि अब इस उम्र में कहाँ सीखेंगे, ये बहुत गलत
बात हाँ। है। बल्कि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये मोबाइल से जुड़ गए हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं। जो नहीं सीख रहे हैं उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी आती है कि अरे वाह, मैंने चलो मैसेज किया, किसी को भेजा, या फिर मैंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी, तो ये अंदर से आनंदित कर जाती हैं। तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे इन दिनों लोग संदेश के माध्यम से जल्दी से जल्दी सारी चीजें पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि हम अभी कह भी रहे थे कि पत्रों का एक इंतजार तो सबको रहता है, लेकिन एक जल्दी चीजें पहुंचा सकें, इसके लिए हमें भी जरूरी है कि हम भी इस तरह से अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमारा भी, जब वृद्धावस्था है, अकेले बैठे हैं सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे दूर का कोई स्कूल का साथी है, उसका नंबर मिल जाए तो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा ग्रुप बनाकर बातें करते हैं और उनको अपने बचपन की, अपने स्कूल के दिनों की बातें, कॉलेज के दिनों की बातें मिल भी रहे हैं, उनका रीयूनियन हो रहा है, मिल रहे हैं, बातचीत करें। तो ये भी नई नई बातें सीखने का जज्बा रखना चाहिए। तो सोनाली जी, हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज सखी सहेली सभी विषयों पर एक मैसेज। वृद्धावस्था पूर्व वन में बैठकर एक पत्र लिखा डॉक्टर जी को कि मैं स्वस्थ हूँ, सभी दिवस बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। क्या बात है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, घायल की गत घायल ही जाने, वैसे वृद्धावस्था की गत वृद्ध ही जाने। मतलब इनके पास से हमें यह सीख मिलती है कि वृद्धावस्था आने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, खान पान के साथ, योग व्यायाम के साथ, दिनचर्या की तरह किस तरह हमें सेट करना है। हाँ, और एक चीज जो हम ध्यान रख सकते हैं सोनाली जी, ये कि अगर आप वृद्ध हैं लेकिन आप चलना फिरना आसानी से कर सकते हैं, तो हर चीज के लिए लोगों की मदद न मांगे, बल्कि परिवार के लोगों के साथ आप अगर उनके लिए कुछ सहारा बन जाए। हाँ, जैसे चलिए आसपास हम सब्जी ला देते हैं, चलिए किसी को लेके साथ में चले गए और उसके साथ ले आए, या कोई सामान ले आए, या बच्चों के साथ आप खेल लिए, बच्चों को कहानियां सुना दिए, तो इस तरह से क्या घर की जो महिलाएं हैं वो उनका काम जल्दी हो जाएगा। अरे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बहुत घर के ऐसे काम होते हैं ना, उसमें भी हम हाथ बटा सकते हैं कि जो बैठे बैठे करना है, और बातें भी होगी, और उसमें ना क्या होता है कि अपने संबंधों में भी सुधार आता है। इस तरह से जब समय भी अच्छे से आसानी से कट जाता है, सकारात्मक भी हम बने रहते हैं। तो ये सकारात्मकता कायम रहे, इसी विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और नेहा शर्मा का नमस्कार।